हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड क्लासेस। सेकंड लेक्चर होने जा रहा है हमारा सॉल्यूशन का। हमने बताया था कि ये पूरा चैप्टर हम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। हमने कंसंट्रेशन टर्म देख लिए। आज हम सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड मतलब हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ तक पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा वो हमारा क्या रहेगा कि उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का केस देखते हैं। चलिए, सॉल्युबिलिटी सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों की सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी देखते हैं। सॉल्युबिलिटी अगर हम किसी की बात करें सॉल्युबिलिटी तो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent at कांस्टेंट टेम्परेचर। बात को समझिएगा। क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो जा रहा है किसी भी सॉल्वेंट में, उसी को बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। उसके बाद नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व। ठीक, कंडीशन होना चाहिए कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं। अच्छा, अब इसमें हम दो चीज़ देखते हैं सॉल्युबिलिटी के केस में। हम दो चीज़ देखते हैं। पहला, एक प्रोसेस का नाम है डिसॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा। दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन। क्या क्रिस्टलाइजेशन, क्या नाम है क्रिस्टलाइजेशन। डिसॉल्यूशन जैसे हम ले लिए कि एक सॉल्ट है NaCl, क्या हुआ जैसे ही पानी में डालेंगे Na प्लस Cl माइनस, ब्रेक हुआ Na प्लस और Cl माइनस में, तो हम क्या कहेंगे व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। मान लेते हैं सॉल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड, या लिक्विड क्या हम इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। इसी का जस्ट उल्टा प्रोसेस है या हम कहें अपोजिट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या है Na प्लस Cl माइनस कंबाइन होकर हमें क्या देंगे एक सॉलिड NaCl, क्या होगा तो हम कहेंगे कि सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन गेट प्रेसिपिटेट, क्या होगा गेट प्रेसिपिटेट। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर हम कहें कि जो सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब डिसॉल्व होगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डिसॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन बनना है और उस सॉल्यूशन बनना है। अब उस सॉल्यूशन से अगर हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिले, क्या मिले सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिले, तो हम उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ से एक बात समझ में आ गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड बराबर है, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बन रहा है और सॉल्यूशन से बैकवर्ड हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब एक डायनेमिक नेचर यहाँ मिलता जाता है। मतलब अगर चीनी घुल गई पानी में तो पानी में फिर हम कहेंगे कि सॉल्यूट के पार्टिकल मिल रहे हैं। बात को समझिए। जैसे अगर हम कहें कि सॉल्यूट की, हम इसमें लिए एक सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिखा देते हैं। सॉल्वेंट लिए मान लेते हैं वाटर, ये डिसॉल्व हुआ तो क्या बना, यहाँ पे हमें पानी दिखेगा क्योंकि पूरी तरह क्या हो जाएगा डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये क्या है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता रहेगा। क्या एक यहाँ पे इक्विलिब्रियम, कुछ पार्टिकल यहाँ पे कुछ पार्टिकल डिसॉल्व होता रहेगा और फिर ये कन्वर्ट होता जाएगा। यहाँ तक समझ में है।
सिंपल सॉल्युबिलिटी अगर कोई पूछे तो बताना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इट इज क्लियर। यहीं से एक दो बात निकल आती है। एक होता है, यहीं से एक बात निकल आती है, एक एक सॉल्यूट सॉरी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा अगर हम बात करें एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक हम बात करेंगे, एक सेकंड, एक हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पे, दूसरा सॉरी दो टाइप्स के सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सैचुरेटेड, एक बताएंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझिएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? आ सॉल्यूशन हम क्या बोलेंगे? आ सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute dissolve at constant temperature and pressure। अगर हम इसको अनसैचुरेटेड की बात करें हम क्या बोलेंगे? a solution in which more solute dissolve in a solution। हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब है? जब हम कहेंगे कि जब सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाए किसी फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को, उसे बोलेंगे सैचुरेटेड। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे इसको? अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे इसको? अदरवाइज हम इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें थोड़ा सा फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब हम कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं। क्या कुछ फैक्टर्स देखते हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग solubility of solid in a liquid। बात को समझिएगा। हम क्या देखेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम बताएं कि सॉल्यूट क्या था, अभी हम सॉलिड में लिए थे और सॉल्वेंट को लिक्विड में, उसकी सॉल्युबिलिटी देखें। तो अब कौन से फैक्टर्स होते हैं इसमें? जनरली इट डिपेंड ऑन 4 फैक्टर। जनरली इट डिपेंड ऑन 4 मेजर फैक्टर। कौन से मेन फैक्टर है? 4 मेजर फैक्टर। कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर्स आर, पहला हम बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा मैं बात करूंगा टेम्परेचर। तीसरा हम बात करेंगे प्रेशर। ठीक, अगर हम जनरली इसमें हम कहेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एक ही हम कर दिए। 3 मेजर इसको हम लिखेंगे, इसको हम कहेंगे 3 मेजर। एक एक की स्टडी करते हैं। पहले हम अगर हम बात करें कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पहला हम क्या है? पहला फैक्टर क्या ले रहे हैं? हेडिंग है पहला क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखेंगे? इसका नेचर क्या? यहाँ एक टर्म आता है, लिख दे रहा हूँ, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से कि नॉन पोलर सॉल्यूट, क्या मैं बोल रहा हूँ? नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन
नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक, हम क्या बोले कि नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सेकेंड, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। मतलब ये क्या है, पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या है? पोलर और नॉन पोलर का मतलब है, अगर हम कहें कि पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्यूट का मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, पोलर। नॉन पोलर जिसमें पोल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो ना हो, तो नॉन पोलर। तो पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, वेरेज पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सेम इंटरमॉलिक्यूलर। रीजन क्या है इसके पीछे? कि अगर हम कहें इसके पीछे रीजन क्या है, हम बोलेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या हम कहें कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन क्या हो, सिमिलर हो जाए। क्या हो जाते हैं? सिमिलर। ये वर्ड याद रखिए, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। जैसे अगर हम कहें कि सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्यों? तो ये क्या है, ये भी सॉल्ट भी पोलर नेचर का है, वाटर भी पोलर नेचर का है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे पोलर सॉल्ट भी है, NaCl अगर हम कहें कि Na+Cl-, और वाटर, अगर हम वाटर की बात करें, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पोलर पोलर का इंटरेक्शन। तो ये जो Cl- है और ये H+, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो पोलर NaCl भी है और पोलर पोलर वाटर भी है। तो पोलर सेम सेम है, इंटरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन क्या है, सेम है। इस वजह से पोलर डिसॉल्विंग पोलर। अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो नेप्थलीन, एग्जाम्पल सेकंड, नेप्थलीन कॉमा नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन, एंथ्रासीन आर डिसॉल्व इन, कहाँ पे, बेंजीन। तो नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन आर डिसॉल्व इन बेंजीन। क्या है एंथ्रासीन? दीज आर नॉन पोलर, नॉन पोलर। और बेंजीन क्या है, ये भी क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर सेम हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या है, सिमिलर है, इसीलिए ये सब इसमें डिसॉल्व है। इतनी बात समझ में है। फैक्टर इफेक्टिव में पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर की हम बात करें, सेकंड फैक्टर की हम बात करें, टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर की हम बात करें, इसमें यूजुअली क्या बात करें, यूजुअली सॉल्युबिलिटी, जनरली हम कहें यूजुअली सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, क्या हो जाती है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम कहें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज टेम्परेचर। जनरली की बात कर रहा हूं, यहाँ पे दो केस आते हैं, यहाँ पे दो केस आते हैं। पहला, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस की हम बात करें जिसमें डेल्टा H की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। दूसरा, हम फॉर एक्सोथर्मिक के लिए बात करेंगे, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हम बोलेंगे डेल्टा H की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो हम बात करें फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन की, हम बात करें पहले, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो होती है,
सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। क्यों ऐसा समझिए, हम कहें कि एक सॉल्यूट लिए प्लस सॉल्वेंट लिए, क्या लिए? सॉल्वेंट लिए, क्या बन रहा है? सॉल्यूशन। क्या बन रहा है? सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या एनर्जी क्या हो रही है इन दोनों में? रिक्वायर्ड हो रही है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तो मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल मिल रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड एक तरह से मिल रहे हैं। अब बॉन्ड अगर हम कहें कि सॉरी, यहाँ पे एनर्जी हमको रिक्वायर्ड इसलिए पड़ रही है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक डिसोल्यूशन प्रोसेस है, तो यहाँ पे सॉल्यूट पूरी तरह क्या हो जा रहा है? डिसॉल्व हो जा रहा है। इसीलिए सॉल्युबिलिटी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ जा रही है। तो हम लिखेंगे हेयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, क्या हो जाए? सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए। बट इन केस फॉर एक्सोथर्मिक solubility inversely proportional to temperature, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्यों? हम कहें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या है? हीट निकल रही। अब इधर हीट निकल रही है भाई, जब हीट निकलती जाएगी तो सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। मतलब अगर एनर्जी कम हो जा रही है तो क्या हो जा रहा है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है? क्या कम हो जा रही है? क्यों हो? सॉरी, सॉल्युबिलिटी कम फॉर एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट यहाँ पे रिलीज हो जा रही है, हो जा रही है। यहाँ तक समझ में? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर। तीसरा क्या है? प्रेशर की बात करते हैं। तो सिंपली हम कहें कि प्रेशर हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट in case of solid in liquid। ऐसा क्यों? because solid and liquid are highly incompressible। हाईली इनकम्प्रेसिबल मतलब ये ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहता है, ड्यू टू हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। ठीक, समझ में? यहाँ तक। अगर अब हम बात करें, ये हमारा था प्रेशर तक। नेक्स्ट हमको पढ़ना क्या था? पहले हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ ली। अब हमारा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो गैस यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट। गैस क्या है? सॉल्यूट। तो हम इसमें फैक्टर्स देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहले हम बात करें नेचर ऑफ गैस। अगर हम नेचर ऑफ गैस की बात करें तो पहला है हमारा पोलर गैस इज soluble in पोलर लिक्विड, या हम इसी को कहें सॉल्वेंट। जैसे अगर हम बात करें कि HCl फॉर एग्जाम्पल HCl इन वाटर की हम बात करें, HCl इन वाटर की बात करें तो हम कहेंगे H और यहाँ पे बॉन्ड Cl, H और Cl, यहाँ डेल्टा प्लस यहाँ डेल्टा माइनस है, और यहाँ पे हम लिखेंगे OH। यहाँ पे क्या है? डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव,
यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। ये Cl माइनस क्या करेंगे यहाँ पे किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, ड्यू टू H बॉन्डिंग, क्या H बॉन्डिंग के कारण H बॉन्डिंग हो रहा है। तो अगर हम कहेंगे पोलर जो गैस है क्या किसमें पोलर गैस सॉल्युबल इन पोलर लिक्विड, रीजन क्या है कि ये भी पोलर है ये भी। यहाँ एक चीज लिख सकते हैं, ड्यू टू सेम इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के कारण। इट इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा सेकंड हम कहेंगे नॉन पोलर गैस लाइक N2 या डाई एटॉमिक गैस हम बोलेंगे O2 H2 etc आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर इन वाटर। क्यों ऐसा क्यों? यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे ये दीज आर द नॉन पोलर है तो और वाटर क्या है यहाँ पे पोलर है, तो इंटरेक्शन सिमिलर नहीं है। इंटरेक्शन आर नॉट सिमिलर, इंटरेक्शन क्या है सिमिलर यहाँ पे नहीं है। इस वजह से हम कहेंगे कि जो डायटोमिक गैस है वो नॉन पोलर है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगी लाइक बेंजीन। ठीक, नेक्स्ट हमारा फैक्टर है इसमें सेकंड, इसमें टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर की हम बात करते हैं, हम जानते हैं जनरली टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। इसको बात को समझिएगा, जैसे एक बीकर लिए, ठीक है, हम कहें कि यहाँ पे हम कहें वाटर, यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स, ये क्या है गैस के पार्टिकल्स। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। टेम्परेचर इंक्रीज किए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ इंक्रीज, मतलब मॉलिक्यूल और इससे भी टकरा रहा है, इससे भी टकरा रहा है, इंटरेक्शन क्या हो गया तेज हो गया। तो अब भाई टेम्परेचर इंक्रीज करे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जा रही है इंक्रीज। तो यहाँ पे स्केप मतलब निकलना, स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ गैस के पार्टिकल क्या हो जा रही हैं, स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ गैस पार्टिकल क्या हो जा रही इंक्रीज हो जा रही, क्या हो जा रही इंक्रीज हो जा रही। इससे क्या हो रहा है गैस के पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं इधर निकल जा रहे हैं, इधर क्या हो जा रहे हैं निकल जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जा रही है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जा रही है। क्या हो जा रही है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, इतना ही बताना था। क्यों, जैसे टेम्परेचर बढ़ा है काइनेटिक एनर्जी क्या हुई तेज, और गैस की काइनेटिक एनर्जी और तेज हुई, तो गैस की जो स्केपिंग टेंडेंसी यहाँ से बाहर जब निकल जाएगी तो उसको डिसॉल्व सॉल्युबिलिटी और कम होती जाएगी। क्यों कि गैस यहाँ सॉल्यूट है, हम बाहर से गैस डाल रहे हैं तो लिक्विड में पूरी तरह डिसॉल्व ही नहीं, स्केप हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, प्लीज नोट। नेक्स्ट हम बात करें इसमें तो यहीं पे एक चीज आ जा रहा है। अच्छा, अगर हम कहें कि कुछ डिसॉल्विंग गैस इन लिक्विड इज, अच्छा यहाँ पे नोट थोड़ा लिखिएगा, नोट क्या है, नोट डिसॉल्विंग गैस इन लिक्विड is an exothermic process, because if we are dissolving gas its kinetic energy decreases। काइनेटिक डिसॉल्विंग अ गैस इन लिक्विड क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बिकॉज इफ वी आर डिसॉल्विंग गैस इट्स काइनेटिक एनर्जी हम कहेंगे डिक्रीज एंड सो एनर्जी रिलीज, सो एनर्जी क्या होगी यहाँ पे रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी रिलीज हो जाएगी।
अगर हम बात करें कि गैस प्लस लिक्विड गिव्स हमें सॉल्यूशन प्लस हीट, ये एक्सोथर्मिक। अगर हम बात करें इसकी स्पॉन्टेनियस या रैंडमनेस, तो हमें पता है कि फॉर एक्सोथर्मिक हम क्या जानते हैं, फॉर एक्सोथर्मिक डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। और हमको पता है डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव, रीजन क्या है, यहाँ रैंडमनेस इंक्रीज हो जा रही है। क्या हो जा रही है, रैंडमनेस क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। क्यों, सॉल्युबिलिटी कम हो जा रही है, रैंडमनेस डिक्रीज हो जा रही है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रखें कि डेल्टा जी, एक इक्वेशन थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ हम डेल्टा जी रखें इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस की वैल्यू हम ले रहे हैं माइनस, तो डेल्टा एस माइनस, तो यहाँ पे हम डेल्टा जी क्या, ये नेगेटिव, तो प्लस टी डेल्टा एस, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस डेल्टा एस। तो इफ अगर हम बात करें, इफ टेम्परेचर की वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू नेगेटिव लिए रहें, तो ये हम कहें लो टेम्परेचर की बात करें, लो टेम्परेचर की बात करें, देन डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, और ये वैल्यू हुई माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी की ओवरऑल वैल्यू क्या आ जा रही है, नेगेटिव। तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, ये डेल्टा जी माइनस इंडिकेट दैट स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। मतलब जब टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तो अच्छे से डिसॉल्व होगा। यहाँ पे ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर पे। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे प्रेशर का क्या इफेक्ट, तो हमको पता है प्रेशर जितना ज़्यादा लगाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक।